चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर से रिलेटेड सेशन है जिसमें ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, यानी कि इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर क्या है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरीके से आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कोप अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस सेशन के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो ये पेपर है हमारे पास दैट इज F7। नॉर्मली जो आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है, इसका एक बेसिक पेपर है जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे होते हैं, और वो जो पेपर होता है दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको नॉर्मली हम F3 भी कहते हैं। आई रिपीट, यानी कि F7 बेसिकली एडवांस पेपर है। एक एडवांस आपके पास कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग या आफ्टर अटेम्प्टिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर, ऑब्वियसली इसका एक एडवांस पेपर है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। स्किल्स के अंदर बाकी जो पेपर्स हैं लाइक टैक्सेशन TX जिसको हम कहते हैं, F6 कहते हैं हम इसको। इसी तरीके से AA ऑडिट एंड एश्योरेंस है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका कोई बेसिक पेपर नॉर्मली आपने पहले नहीं पढ़ा था। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट ये है कि हमने F2 पढ़ा हुआ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो उसका बेसिक पेपर नहीं है। इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बिल्कुल ही डिफरेंट आपके पास टॉपिक है। कुछ बेसिक्स ऑब्वियसली हर जगह यूज होती हैं, लेकिन वो उसका कोई एडवांस पेपर नहीं है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक बिल्कुल आपके पास यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। FR एक ऐसा पेपर है जिसका एक बेसिक पेपर ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़कर आ रहे हैं, एंड दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं इस सेशन के अंदर जो आपका एक मिसकॉन्सेप्शन है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सर क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोथ आर सेम, क्या ये दोनों पेपर सेम है? सो आंसर इज अ वेरी बिग नो, अ वेरी बिग नो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों पेपर सेम नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस बताऊं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में आप करते क्या थे, यानी कि स्टूडेंट्स जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर कंप्लीट करते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में आप करते क्या है? सर, इट्स लाइक अ क्लेरिकल वर्क। क्या मतलब? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा क्या? आपने बेसिकली रिकॉर्ड करना सीखा, यानी कि आपने रिकॉर्ड कीपिंग की, आपने रिकॉर्ड कीपिंग की, आपने रिकॉर्ड करना सीखा, आपने बुक कीपिंग के ऊपर फोकस किया। अगर थोड़ा सा आप टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें तो आपका मेन कंसर्न जो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर, F3 के पेपर के अंदर, वो बुक कीपिंग के ऊपर था कि आपने सेल्स डे बुक बनाई, परचेज डे बुक है, कंट्रोल अकाउंट, रिकंसिलिएशन, करेक्शन ऑफ एरर्स, इसी तरीके से सेल्स टैक्स। तो ये आप बेसिकली कर क्या रहे थे? बुक कीपिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती थी और आप करते क्या थे? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाते थे। अच्छा, उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास वैल्यूज आ गई, नेट सेल्स रेवेन्यू आ गई, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ओपनिंग है, नेट परचेजेस है, एंडिंग है, देन आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये आपके पास एक समझने के प्रोसेस था जो कि आप वहां पर प्रिपेयर कर रहे थे, यानी कि आप एज अ जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहे थे। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बेसिक अकाउंटिंग या अकाउंट्स प्रिपेयर करने का तरीका बताता है कि आपने किस तरीके से अकाउंटिंग या अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ स्टेप अहेड। कौन जो सुनेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लेरिकल वर्क नहीं है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल दूं मैं आपको, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब भी किया तो आपको सेल्स की वैल्यू हमेशा प्रोवाइडेड थी। भाई नेट सेल्स फॉर द ईयर आपको गिवन है, बहुत अगर हुआ तो एग्जामिनर ने आपसे कह दिया कि भाई इसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स हैं, आप कैलकुलेट करें। मैं फिर कह रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लाइक अ क्लेरिकल वर्क। आपने क्लेरिकल वर्क करना था, आपने कैलकुलेशंस करनी थी, आपने मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई सेल्स क्रेडिट सेल्स है तो आपने रिसीवेबल से निकाली, कैश सेल्स है तो कैश के लेजर से कैलकुलेट कर लिया, मार्जिन मार्कअप का फॉर्मूला अप्लाई करके सेल्स कैलकुलेट कर ली। तो इट मींस कि सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती थी। बट अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में क्या होगा? सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आपको एक डिसीजन मेकिंग पेपर है, एक एक सुपरवाइजरी लेवल का पेपर है। यानी कि अब यहां पे आपका क्लेरिकल काम नहीं है, यहां पर अब आपका सुपरवाइजरी का काम है। यहां पर आप एक स्टेप अहेड आप जा चुके हैं, अब आप मैनेजर की लेवल पे जा चुके हैं। अब आप यहां पर एक पोजीशन पर हैं जिसमें अब आप यहां पर अपने क्लेरिकल वर्क करने वालों को, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनको अब आप यहां पर सेल्स की वैल्यू बताएंगे कि सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी। क्या मतलब? देखिए सर, सेल्स
अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर सेल्स अब आपके पास गिवन नहीं होगी। सेल्स कैलकुलेट, क्या मतलब सर सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। उस स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 15। जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में अब तक आपको सेल्स की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई होती थी, लेकिन याद रखिएगा अब जब मैं बात करूंगा सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सेल्स की वैल्यू को मुझे खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट रूल्स, देयर आर डिफरेंट रूल्स जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे, डिफरेंट स्टेप्स है जो कि फॉलो करने पड़ेंगे। IFRS 15 मुझे बताएगा कि किस तरीके से मैं सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, कैसे सेल्स की वैल्यू रिकॉर्ड होगी। सर से प्रॉब्लम ही क्या है, आपने सेल्स की एंट्री बना दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ना बाबा ना, ना बाबा ना। सर इतना सिंपल नहीं है। ये एंट्री बनाने के लिए IFRS 15 ने आपको यहां पर रूल्स दिए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये एंट्री रिकॉर्ड करें तो उसके लिए 5 स्टेप मॉडल इंट्रोड्यूस कराया। 5 स्टेप मॉडल, भाई इतना आसान थोड़ी है सेल्स की रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना। सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है तो आपने केयर करनी पड़ेगी। आप सब ने अपनी बेसिक अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे, एट मोस्ट केयर शुड बी टेकन। एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, प्रोबेबल हो रिकॉर्ड कर लो, IS 37 इफ यू रिकॉल, ये भी सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। IS 37 ने क्या कहा, लाइबिलिटीज और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, इफ इट इज प्रोबेबल, 50% लाइक्लीहुड नजर आ रहा है ना, रिकॉर्ड कर ले भाई एक्सपेंस। लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लो। रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कहा था, याद है किसी को? रेवेन्यू को या एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कहा था IS 37 ने? किसी को याद है अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से कुछ बेसिक्स याद है कि रेवेन्यू या एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कहा था आईएस ने? IS 37 ने क्या कहा था कि एसेट कब रिकॉर्ड होगा, एसेट कब रिकॉर्ड होगा, पेनल्टी रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होगी, याद है किसी को? किसी को याद है? प्लीज मुझे रिप्लाई करें जरा, चैट बॉक्स के थ्रू रिप्लाई करें जरा, चैट बॉक्स के थ्रू रिप्लाई करें जरा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर IS 37 आपने पढ़ा था। IS 37 के अंदर लाइबिलिटी को, प्रोविजन को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था प्रोबेबल हो रिकॉर्ड कर लो। प्रोबेबल का मतलब था मोर देन 50%। हाँ, लेकिन जब एसेट को रिकॉर्ड करने की बारी आई तो क्या कह रहा है, प्रोबेबल पे रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रोबेबल पे रिकॉर्ड नहीं होगा, 50% चांस है वेट, 70% चांस है वेट, 80% चांस है वेट, 90 से अब पे चला जाओ। जी हाँ बिल्कुल एहतसाम, वेरी गुड। वर्चुअली सर्टेन, वर्चुअली सर्टेन हो जाए। सर वर्चुअली सर्टेन पे क्यों लेकर गया था? क्योंकि कह रहा है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट्स को रिकॉर्ड करना है विथ एटमोस्ट केयर। तो इसी प्रिंसिपल को रखते हुए कह रहा है कि अगर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, IFRS 15 ने कहा 5 स्टेप मॉडल, ये 5 स्टेप अगर फुलफिल हो जाएं, इन 5 स्टेप्स को अगर आप सेटिस्फाई कर लेंगे तो फिर आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। देखो मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं F3 और F7 का डिफरेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस बेस्ड अकाउंटिंग थी, आपको प्रोसेस फॉलो करना सिखाया जा रहा था, करना कैसे, अकाउंट्स कैसे बनेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है, इट्स अ मैनेजरियल लेवल अकाउंटिंग, जिसके अंदर अब आप रूल्स को देख के अपने क्लरिकल, अपने क्लर्क्स को बताएंगे कि यार आपने इस तरीके से इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है इतनी अमाउंट के ऊपर, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आई रिपीट, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हम कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आपको सिखाएगा। नॉट ओनली दिस, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा आगे चलूं अगर मैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक आपके पास कंपोनेंट आता है, एक कंपोनेंट आता है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट भी कहा जाता है। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस, बाजार इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें क्या होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में, लोन दिया हुआ होता था, 10% इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अरे भाई ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, इंटरेस्ट, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर हर बार रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कि बैलेंस शीट के अंदर एज एन एसेट रिकॉर्ड होंगे। हाइल्ला, ऐसा भी होगा? हाँ ऐसा भी होगा। सर ये कौन बताएगा? इसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है IAS 23। इस स्टैंडर्ड का नाम है बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या है? इट्स अनदर नेम ऑफ इंटरेस्ट।
बोरोइंग कॉस्ट क्या है? इट्स अनदर नेम ऑफ इंटरेस्ट। देखो उसको तोड़ के पढ़ो, इसको तोड़ के पढ़ो। देखो मैं इस सेशन के अंदर आपको मैं F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक डायनामिक्स दिखाना चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो आप पेपर पढ़ने जा रहे हैं ये है क्या, ये है क्या ये। सो अगर मैं इसको तोड़ूं तो बोरोइंग का मतलब क्या? बोरोइंग का मतलब है लोन, आपने कर्जा लिया है, बोरो किए, मैंने अमाउंट बोरो किए, लोन। लोन की कॉस्ट, अरे बाबा लोन की कॉस्ट क्या होगी सर? लोन की कॉस्ट इंटरेस्ट ही तो कहलाएगी। तो इट मींस के इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। या ये 23 आपको सिखाएगा, ये क्लेरिकल वर्क वाला नहीं कर सकता, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बच्चा नहीं बता सकता कि कौन सा इंटरेस्ट पीएनएल में डालूं, कौन सा। मैं फिर कह रहा हूं कैसे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, अगेन किस पे? बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। कौन से रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बाबा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसमें पूरी दुनिया अपनी अकाउंटिंग कर रही है अभी। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। आपके पीएनएल के अंदर एक और लाइन आइटम आता है, उसका नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स F3 के पेपर के अंदर इनकम टैक्स फॉर द ईयर आपको दिया हुआ होता था। इतना आसान नहीं है सर, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है, उसका नाम है IS 12। उस स्टैंडर्ड का नाम ही इनकम टैक्स है। तो इट मींस कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये दो आपके पास अक्रूड इंटरेस्ट, बिल्कुल देखिए, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट होगा एहतशाम में नहीं, ये बिल्कुल ये फिर क्लेरिकल अकाउंटिंग है। कुछ ऐसे इंटरेस्ट मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, और थोड़ा सा, हालांकि ये स्टैंडर्ड आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर इसको क्लियर करता हूं। अगर आपने गौर सुनिएगा एहतशाम भाई, अगर आपने कोई इंटरेस्ट या कोई लोन आपने लिया है, क्यों लिया है? नॉन करंट एसेट को परचेस करने के लिए। गौर से सुनिएगा एहतशाम भाई, अगर आपने कोई अगर आपने कोई लोन लिया है नॉन करंट एसेट को परचेस करने के लिए, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है एज पर IS 23, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्या मतलब? देखो नॉर्मली आप एंट्री क्या बनाते हैं एहतशाम भाई? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। एहतशाम भाई गौर से सुनिएगा, नॉर्मली ये एंट्री बनती है, लेकिन IS 23 कह रहा है देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। अभी मैं उन क्राइटेरिया पे नहीं जा रहा। अगर वो क्राइटेरिया मीट हो गए ना, तो फिर एक काम करना, तुमने ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया है ना, तुम यहां पर डेबिट कर देना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। यानी कि ये इंटरेस्ट जो थोड़ी देर पहले इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रहा था, अब ये एसेट में यानी कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। सर आज तक आपने इंटरेस्ट को हमेशा एक्सपेंस का पार्ट बनाया, इंटरेस्ट को हमेशा इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। IS 23 जिद्दत लेकर आया, कह रहा है कि देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, अगर वो क्राइटेरिया मीट कर गए तो इस इंटरेस्ट को पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करना, एसेट का पार्ट बना देना। तो ये मतलब है यहां पर, यानी कि एसेट का पार्ट भी बन सकता है, एसेट का पार्ट भी बन सकता है। तो ये स्टैंडर्ड यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर बताएगा। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर बनाएगा। तो पहली बात पता चली कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोथ आर डिफरेंट डायनामिक्स, बिल्कुल डिफरेंट है हमारे पास। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग सेम है, बस एडवांस वर्जन है, ठीक है एडवांस वर्जन है, बट दोनों सेम नहीं है। इट वर्क्स फॉर द प्रोसेस, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस सिखाता है, जबकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है ये आपको प्रोसेस नहीं बल्कि उस प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस प्रोसेस के अंदर वैल्यूज कैसे आएंगी, सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा, ये सारी वैल्यूज को हम एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हम यहां पर इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, यानी कि कैलकुलेट करना सीखेंगे। बिल्कुल है, इनकम टैक्स F6 में होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो डिफरेंट डायमेंशंस के साथ होगा। वो इंडिविजुअल का टैक्स भी होगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी होगा, उसके अंदर वो डिफरेंट चीज है। इसके अंदर F6 के अंदर जो टैक्सेशन है वो डिफरेंट है एहतशाम। यहां पर हम कंपनी के इनकम टैक्स को एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेंगे। आगे चल के इंशाल्लाह मैं बताऊंगा IS 12 के अंदर एक इनकम टैक्स वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो अकाउंटिंग के मुताबिक है, और एक इनकम टैक्स वो होता है जो टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटीज कैलकुलेट करते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी में, दोनों के माइंडसेट में, दोनों के रूल्स में डिफरेंट है। तो F6 के अंदर जो आप TX के अंदर आप पढ़ेंगे, दैट वुड बी अ सेपरेट टैक्सेशन।
वो आप F6 यानी कि यूके लॉस के मुताबिक करेंगे। यहां पर जो मुझे टैक्स कैलकुलेट करना सीखना है वो एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड करना है, सो इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट डायमेंशन। तो ये आईएफआरएस आपको यहां पर सिखाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस यहां पर इसके अंदर मौजूद है। खैर, तो सर अब क्यों बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, एक मिथ होती है कि यार हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस का होना बहुत जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी, इट्स अ प्रीरिक्विजिट। लेकिन आपकी जो बेस है वो आपको 30%, हार्डली 25 to 30% सपोर्ट करेगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में। कुछ चीजें जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में पढ़ी हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको हेल्प आउट करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही फारिग है, नहीं, हेल्प आउट करेंगी। लाइक कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े, आईएएस 10 आपने पढ़ा है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको हेल्प आउट करेगा। आईएएस 37 की कुछ बेसिक्स आपने पढ़ी हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगी। आईएएस 16 आपने कुछ बेसिक पढ़ा है, वो आपको हेल्प आउट करेगा। आईएएस 38 वो हेल्प आउट करेगा। तो इन एग्रीगेट जो चीज़ आप ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में पढ़कर आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको यहां पर हेल्प आउट कर रही होंगी, ऑब्वियसली कर रही होंगी, बिल्कुल कर रही होंगी, लेकिन वो 30% तक आपको सपोर्ट करेंगी, असिस्ट करेंगी। इसके अलावा 70% इट्स कंप्लीटली अ न्यू एरिया जो आपने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में नहीं पढ़ा। तो मेक श्योर करें कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है इट्स न्यू मिथ। मींस का मतलब ये है कि आप उसको ये माइंडसेट में मत बैठिएगा कि हम उसको लास्ट मंथ के अंदर देख लेंगे, या तेरा भाई 1 महीना लगाएगा और उसको फारिग कर, नहीं सर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो कि आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज में नहीं पढ़ी हुई। सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड, आपने अच्छा इसको टाइम देना पड़ेगा, एक अच्छी एफर्ट्स के साथ आपने इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब सर इस पेपर की प्रिपरेशन होगी कैसे, हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, बुक्स कैसे फॉलो करेंगे, और अगर आप जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं तो हम उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, और इस पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस पेपर को क्लियर कर लें। सर F6 और F7 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत क्यूट होता है, बहुत क्यूट होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, दोनों कैलकुलेशन बेस्ड पेपर्स हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट F6 और F7 का कॉम्बिनेशन भी ऑप्ट करते हैं, कर सकते हैं, कोई इसमें जो है वो मुज़र सेहत कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आप कहें कि इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। कैलकुलेशन बेस्ड है, हाँ, बट डिपेंड करता है कि आप अगर क्वार्टर अटैम्प्ट में दे रहे हैं, लेट्स से सितंबर अटैम्प्ट के लिए दे रहे हैं, तो क्या आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप दोनों पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। अगर है तो आप जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं इसके अंदर। जी, आ रहा हूँ एहतिशाम, 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा, चले। अच्छा, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़, सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, सर ये आपके पास होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें पूरा आपके पास F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स आपके पास मौजूद होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम यहाँ पर लेके चलेंगे लाइव क्लासेस, यानी कि हम लाइव क्लासेस लेके चलेंगे। यानी कि लाइव क्लासेस के अंदर होगा क्या, मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स, कुछ टास्क दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि आपने लेट्स से 3 स्टैंडर्ड्स देखने हैं, 3 स्टैंडर्ड्स, 3 टॉपिक, 3 चैप्टर्स मैंने आपको दे दिए। आपने 3 स्टैंडर्ड्स को वहां पर व्यू किया, उसको आपने लेक्चर्स को देखा। और प्लीज एक बात याद रखिएगा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने प्रीवियसली जो टॉपिक्स या जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो ऑनलाइन पढ़े हैं या फिजिकल पढ़े हैं, बट ऑनलाइन मोड पे पढ़ने का तरीका शुड बी सिमिलर टू द फिजिकल मोड। यानी कि आपने ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप एक फिजिकल क्लास ले रहे हैं, सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ब्लंडर करते हैं कि सिर्फ लेक्चर्स देख रहे होते हैं और नोटिंग नहीं कर रहे होते कि ठीक है यार, नोटिंग क्या करनी, लेक्चर तो हमारे पास है, बाद में देख लेंगे इसको हम। तो आप लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, ना नोटिंग कर रहे हैं, ना चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सिर्फ लेक्चर्स को देखना इज नॉट सफिशिएंट, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। लेक्चर्स को देखना ये सिर्फ काफी नहीं है, इट्स नॉट दैट इनफ। आपने लेक्चर्स को ऐसे देखना है जैसे आप फिजिकल क्लास के अंदर बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, आपको डेफिनेशन बताई गई, आपको वहां पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया गया और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है। अब स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं कि यार ओ हो क्या बेहतरीन, अरे बाप, क्या परसेंटेज कैलकुलेट, ओए होए होए, क्या कॉस्ट निकाली बेहतरीन। ये नहीं करना आपने, आप मूवी थोड़ी देख रहे हैं, आपने लेक्चर नोटिंग करनी है। अपने पास रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें आपने नोट करना है।
आपने देर एंड देर वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है कि ठीक यार ये इस तरीके से कैलकुलेट हुआ, और आपने खुद कैलकुलेट करके उस क्वेश्चन को अपने पास, सॉल्यूशन को अपने पास कॉपी करना है। अगर आप कॉपी नहीं करते तो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, और आपने भी देखा होगा अगर आपने स्ट्रैटेजीज के साथ किया है, एंड में आपको फिर रिवीजन करने के लिए वीडियोस देखनी पड़ती हैं। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि हम दो दो मर्तबा वीडियोस देखें। भाई इतना मत देखें आप वीडियोस को। आपने वीडियो को एक मर्तबा देखा और इस तरीके से देखा कि आपका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हो रहा हो। अगर आपका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हो रहा होगा ना, तो आपको एंड में वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो आपने मेक श्योर करना है कि वन टाइम में ऐसी एफर्ट करें कि आपको वीडियोस देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपने प्रॉपर लेक्चर नोटिंग करनी है। देर एंड देर अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपने करना ये है कि आपने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। कोई कैलकुलेशन, कोई लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास होगा, ग्रुप में मैं ऐड होऊंगा। ग्रुप में क्वेरी रेस करना चाहें ग्रुप में रेस करें। प्राइवेट विंडो पे अगर आप मुझे नॉक करना चाहें तो प्राइवेट विंडो पे आप मुझे क्वेरी दे दें कि सर मैं लेक्चर के अंदर ये एरिया डिस्कस कर रहा था, मुझे इसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। ऑल्दो तो उसके अंदर सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स क्लियर किए हुए लेक्चर्स के अंदर, बट स्टिल हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही हो, तो आपने मुझे प्राइवेट विंडो पे मैसेज ड्रॉप करना है। मैं आपको वहां पर रिस्पॉन्स करके वो एरिया को क्लियर करूंगा। तो व्हाट्सएप क्वेरी सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपके साथ ही होगा, वो आपके पास यानी कि थ्रू आउट द सेशन रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ लाइव क्लासेस के अंदर मैं क्या करूंगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड दिया, आपने 3 स्टैंडर्ड्स को बहुत थॉरली आपने उन लेक्चर्स को व्यू किया, अपने पास रजिस्टर नोटिंग की, प्रॉपर तरीके से आपने उसको वहां पर कर लिया। अब वीक में एक या दो लाइव सेशंस, मिनिमम 2 लाइव सेशंस मैं यहां पर रखूंगा। अच्छा, उन लाइव सेशंस के अंदर मैं आपको जो स्टैंडर्ड दिए थे उनका एक क्विक रिकैप दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगा कि इस स्टैंडर्ड से ये कुछ ऐसे एरियाज हैं। वैसे तो पूरा स्टैंडर्ड ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन एरियाज की मैं आपको कुछ प्रैक्टिस या कुछ आपको समरी प्रोवाइड करूंगा। मैं उस स्टैंडर्ड को वहां पे समअप करूंगा। अब देखिए हो क्या रहा है, एक मर्तबा आपने लेक्चर बहुत थॉरली देखा, दूसरी मर्तबा मैंने उस लेक्चर की आपको समरी प्रोवाइड कर दी, और तीसरा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड आपका एक फुल फ्लैश पैकेज बन गया, जो आपके बगेज के अंदर, आपके लगेज के अंदर होगा, आपके बैगेज के अंदर होगा, और वो आपका एक एवर लास्टिंग आपकी मेमोरी बन जाएगी। यानी कि अब उसके भूलने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो इट मींस एक आप करेंगे प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे, एक आप लेक्चर देखेंगे, और एक मैं उसका रिवीजन आपको प्रोवाइड करूंगा। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर्स को लेके चलना होगा। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस का एक प्लान मर्जर होगा। इसके अंदर, इस लाइव क्लासेस के अंदर मैं अब कोई भी स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर, फॉर एग्जांपल मैं आपको रिकैप दे दूं या समरी दे दूंगा, या फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने किया था कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, वो क्वेश्चंस मैंने दिए, आप उसको ट्राई करेंगे, और जब ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता डबल वेल एंड गुड, मैं वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आपने जो स्टैंडर्ड पढ़ा होगा उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि आपने उसको कितना परसेंट रिटेन किया है, कितनी आपकी उस स्टैंडर्ड के ऊपर ग्रिप है। तो ये आप इस तरीके से अपने लेक्चर्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। मैं हर क्लास के अंदर आपको एक टास्क दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे टास्क दूंगा कि आपने ये 4 स्टैंडर्ड देखने हैं, एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 अकॉर्डिंग टू द प्लानर मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ताकि आपको पता हो कि आपने कितने स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत स्लो पेस पे चलते हैं, जबकि यानी कि मैं आपको एग्जाम डेट के अकॉर्डिंगली उस पेज के ऊपर लेके चलूंगा, ताकि आप 15 to 20 डेज बिफोर द एग्जाम्स आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए, और लास्ट के 15 to 20 डेज होंगे उसमें हम अब जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। सेक्शन A B C, अभी मैं पेपर पैटर्न भी आपको शेयर करूंगा, तो उसके अंदर आपके पास बच्चे जो है फिर उसके अंदर लास्ट 20 डेज के अंदर उस प्रैक्टिस के एरिया को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म विल वर्क। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, एंड अलॉन्ग विद दिस वन आपको व्हाट्सएप क्वेरी सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाएगा। 5 आवर्स अगर आप पढ़े, 2.5 आवर्स डिपेंड करता है। देखिए एहतशाम, आपने देखिए सबसे पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं, एक चीज अगर मैं एहतशाम आपको बताऊं कि आप कोई भी कोर्स अगर लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो आप पहले एक काम करें, उसके टोटल आवर्स देखें। सबसे बेस्ट कैलकुलेशन में यहाँ पर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जैसे अगर मैं F7 की बात करूं, अगर मेरे पोर्टल में बात करूं, सो अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स का वो कोर्स है। अच्छा 90 आवर्स। अब फॉर एग्जांपल आपने F6 भी उठाया है,
अच्छा 90 + 90 इज इक्वल टू 180 आवर्स आपके पास आ गए। अच्छा अब 180 आवर्स का मतलब ये है कि आपने 180 घंटे के लेक्चर्स देखने, इसमें प्रैक्टिस शामिल नहीं है अभी, और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है। लेट्स से अभी जून अगर हम हटा दें, जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स का अगर आपके पास ड्यूरेशन है, तो 2 मंथ्स का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज आपने मंथली 90 आवर्स स्पेंड करने हैं, और 90 आवर्स का मतलब ये है कि आपने वीकली डिवाइडेड बाय 4 अगर करूं तो वीकली आपने 22.5 आवर्स देने हैं। और अगर आप 5 दिन हफ्ते में पढ़ रहे हैं, यानी कि आपने कहा कि मैं 2 दिन मौज मस्ती करूंगा, तो इसका मतलब यह है 5 दिन से अगर हम डिवाइड करें तो आपने ऑन एन एवरेज डेली बेसिस के ऊपर 4.5 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं। 4.5 आवर्स ऑन एन एवरेज डेली बेसिस के ऊपर आपने लेक्चर्स देखने हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि लेक्चर का टाइम पीरियड है, जो आप बीपीपी कैप्लान की प्रैक्टिस करेंगे दैट वुड बी डिफरेंट। तो अगर आप डेली बेसिस के ऊपर आपका माइंडसेट है, आप इतना रिटेन कर सकते हैं, इतने आवर्स स्क्रीन टाइम पे दे सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है। अब आप कोई भी कोर्स उठा रहे हैं ना, तो आप उसको इस तरीके से मोल्ड करें और अपनी कैलकुलेशन करें, दैट इज द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। एक पेपर उठा रहे हैं तो उसका मतलब ये आपके पास 4.5 से 2.5 बन जाएगा, यानी कि 2 से 2.5 घंटे आपने लेक्चर्स देखने हैं, और अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस आप तकरीबन 3 घंटे, आधा पौना घंटा प्रैक्टिस का रख लें, तो 3 to 3.5 आवर्स अगर आप डेली बेसिस के ऊपर प्रोडक्टिव स्टडीज अगर आप कर रहे हैं, प्रोडक्टिव स्टडीज अगर आप कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ना वो हो ना वो हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो और वो का मतलब क्या है। तो अगर नहीं है तो उसका मतलब आप बहुत इजीली जो है अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एहतशाम, क्या मेरी कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अब आप कोई भी पेपर उठाए ना, तो उसको इस तरीके से आप देखें कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैं इस रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो ठीक है, आप बिल्कुल देख लें। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम 90 आवर्स के लेक्चर्स हैं, 90 आवर्स के लेक्चर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। इसके अंदर कुछ पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस भी हैं, जो मैं ज्यादातर ये प्रेफर करता हूं, कि वो स्टूडेंट खुद परफॉर्म करें, उसके लेक्चर्स ना देखें। वो सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं, बैक एंड सपोर्ट के लिए होते हैं, कि आपने अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, आपने वीडियो क्लिक किया, आपने देखा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। ऑल्दो मैंने रिकॉर्डिंग्स की डाली नहीं, लेकिन ये कि वो ज्यादा प्रेफर है कि आप खुद उसको ट्राई करें। अच्छा अब्दुल रहमान, जिसका अभी एक पेपर रहता हो एफडी का, वो भी F7 कंटिन्यू कर सकता है। अब्दुल रहमान, मुझे क्लियर कीजिएगा कि आपका पहली बात कौन सा पेपर रहता है, नंबर 1, और नंबर 2, उस पेपर की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी है या अभी आप करेंगे, नंबर 2, नंबर 3, और उस पेपर को आपने कब अटेम्प्ट करने का सोचा है। ये 3 सवालों के मुझे जवाब अगर आप शॉर्टली प्रिसाइसली दे दें तो मैं आपको गाइड कर देता हूं। फिर इसके बाद मैं पेपर पैटर्न पे आता हूं कि F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पैटर्न है क्या। एहतशाम, आपको क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर। ओके, F1 रहता है मेरा, तो मैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए F7 ले सकता हूँ। F1 रहता है, 7 to 8 चैप्टर्स हो गए हैं, और नेक्स्ट मंथ देने का प्लान है। अभी हम जून में, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं अब्दुल रहमान, अगर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए अपेयर होना चाहते हैं, तो इट मींस कि अगर आप फाउंडेशन डिप्लोमा के बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, FA1 MA1 FA2 MA2 के बैकग्राउंड से हैं, सो इट मींस के जुलाई एंड तक आपके फाउंडेशन डिप्लोमा के सारे पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि F1 2 3 तक, 4 नहीं, 3 तक आपके पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर जून के मिड में हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरे नेक्स्ट मंथ का प्लान है यानी कि जुलाई में, तो जुलाई एंड से पहले पहले अगर आप दे देते हैं, सो इट्स वेल एंड गुड। देखें, F1 के साथ F7 आप पैरेलल चलाना चाहे चला सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं होगी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी। और मैं सजेस्ट भी ये करूंगा अब्दुल रहमान कि आप F1 की प्रिपरेशन करते रहें, फोकस मेन इस पे होगा। FR का पेपर आप पैरेलल चलाएं। अगर आपको लगे कि आपके F1 के पेपर में डिले आ गया, क्योंकि देखें अभी आपने कहा कि 7 to 8 चैप्टर्स हो गए हैं, और F1 का कोर्स एक बहुत लेंथी कोर्स है, अच्छी खासी चीज के अंदर है, 26+ चैप्टर्स है उसके अंदर। तो उसका मतलब ये है कि इट विल टेक टाइम, आप कंप्लीट करेंगे, फिर रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर तो आप कर सकते हैं, प्लान आपका कि आप जुलाई के फर्स्ट वीक में कर लेंगे टाइम, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गॉड फॉरबिड, अगर आपकी प्लानिंग थोड़ी सी आउट हो गई और आप F1 का पेपर लेट्स से जुलाई के एंड तक नहीं दे पाए, या आपने दे दिया लेकिन FR की प्रिपरेशन ही नहीं की आपने,
आपका फुल फोकस F1 के ऊपर था, FR को आपने बस थोड़ा बहुत चलाया, 2-4 स्टैंडर्ड ही हुए। इसका मतलब ये कि आप एक महीने के अंदर पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स कवर करना, दैट वुड बी अ वेरी टफ टाइम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप करेंगे ये कि FR को आप चलाएं स्लो पेस के ऊपर। अगर तो F1 आपने जल्दी दे दिया और FR की प्रिपरेशन भी हो गई तो सितंबर में दे दीजिएगा, अदरवाइज फिर आप FR को दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पार्क कर लीजिए। लेकिन अलोंग विद दिस आप F4 का यानी कि एक और पेपर जरूर उठाइएगा, एक पेपर मत दीजिएगा। F4 और FR को फिर आप लेके चलेंगे, जिसमें आपने इन दोनों पेपर्स को दिसंबर के अंदर अटेम्प्ट करना है। इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूं कि दिसंबर तक के लिए आपने 2 पेपर टारगेट करना है, कि दिसंबर तक एनी हाउ स्किल्स के 2 पेपर मेरे पास कंप्लीट हो जाएं, FR प्लस F4 या इसी तरीके से कोई और कॉम्बिनेशन। F4 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका कोर्स शॉर्ट एंड प्रिसाइज है, तो ये आपके पास जो है ना वो अटेम्प्ट करना थोड़ा आसान है, रीजनेबल है, तो आप उसको FR के साथ लेके चल सकते हैं। अब्दुल रहमान, आई होप कि मैं आपकी क्वेरी को आंसर कर पाया हूं और आप क्लियर हैं। ओके जनाब, चले। अच्छा, अब आते हैं जरा पेपर पैटर्न के ऊपर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर पैटर्न है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर पैटर्न है सर, उसके 3 पार्ट्स हैं। यानी कि जब आप FR का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सो 3 सेक्शंस पे ये पेपर डिवाइडेड है। नंबर 1 सेक्शन A, नंबर 2 सेक्शन B, अच्छा नंबर 3 दैट इज सेक्शन C। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉर्मली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर को, स्किल्स के अंदर पहला पेपर ऑप्ट करते हैं। स्किल्स का मतलब यानी कि F4 को भी थोड़ा सेट असाइड कर रहा हूं, यानी कि F5 से ऑनवर्ड जितने पेपर्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, उनमें F7 को पहला पेपर ऑप्ट करते हैं। रीजन बिंग अगेन वही साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो उसी का एडवांस पेपर है, तो इस बेसिस के ऊपर नॉर्मली FR को पहला पेपर ऑप्ट करते हैं, इसीलिए उनको स्किल्स लेवल के पेपर पैटर्न का इतना आइडिया नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जरा सेक्शन में होगा क्या। जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए के अंदर आपके पास आएंगे OTQs, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये है क्या? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन इज नथिंग, कोई न्यू एरिया नहीं है, कोई बहुत रॉकेट चीज नहीं है इसके अंदर। वो ये MCQs होंगे जैसे आप नॉर्मली अपने फाउंडेशन लेवल के अंदर F1 2 3 के अंदर करते हुए आ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, और आपको उन ऑप्शन जैसे बेस्ट ऑप्शन को या करेक्ट ऑप्शन को अपने सेलेक्ट करना है। सो इट्स सिंपली द सेम, यानी कि 15 आपके पास, लेकिन इसको नाम OTQ का दिया है, क्यों दिया वो भी मैं बताता हूं मैं। 15 OTQ आपके पास आएंगे एंड ईच OTQ विल कैरी 2 मार्क्स। तो ये एग्रीगेट वेटेज जो आपके पास हो जाएगी दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स। सेक्शन ए की जो वेटेज है दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स। क्यों? देखिए सुनिएगा जरा, OTQ है क्या। अब इस OTQ के अंदर सिर्फ MCQs नहीं आते। MCQs देखो, हम चाहते, या अगर ACCA चाहता तो उसको कह सकता था कि सेक्शन ए इज बेसिकली एन MCQ। सेक्शन ए जो है वो MCQ है। हम कह सकते थे कि सेक्शन ए जो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर होंगे, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते सिर्फ इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ MCQs नहीं होते, इसके अंदर एट टाइम्स ब्लॉक क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, यानी कि MCQs भी इसमें टेस्ट किए जाते हैं। इसके अंदर आपके पास बॉक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा और एंड में एक बॉक्स होगा, एम्प्टी बॉक्स, उसमें आपने आंसर या वैल्यू टाइप करनी है। इसी तरीके से इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है आपके पास? फॉर एग्जाम्पल के एक आपके पास कॉन्सेप्ट है, जैसा भी मैंने आपको 5 स्टेप मॉडल का बताया था। अब उसमें एग्जामिनर ने क्या किया कि आपको यहाँ पर 5 एम्प्टी बॉक्सेस दे दिए, 1 2 3 4 5 ऐसे ही, ये 5 एम्प्टी बॉक्सेस दे दिए। अब आपको यहां पर 5 जो है वो बॉक्सेस देगा जिसमें 5 स्टेप मॉडल्स होंगे। अब वो हैंड रैंडम होंगे, हैपासेड हुए होंगे। आपने करना क्या है, आपने करेक्ट, यानी कि आपने सीक्वेंस वाइज अगर लेकर आना है तो आपने करेक्ट बॉक्स को, यानी कि करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, उसको ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद यहां पे आके आपने ड्रॉप कर दिया। इसी तरीके से आपने कहा कि सेकंड स्टेप ये ड्रैग किया, यहां पे आके ड्रॉप कर दिया, ड्रैग किया, यहां पर आके ड्रॉप कर दिया, ड्रैग किया, यहां पर आके ड्रॉप कर दिया, ड्रैग किया, यहां पर आके ड्रॉप कर दिया। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, यानी कि आप करेक्ट बॉक्स को उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और उसको राइट पोजीशन के ऊपर आपने उसको ड्रॉप करना है। तो इट मींस कि यहां पर इस सेक्शन के अंदर सिर्फ MCQs नहीं है, डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा होता है, लेकिन है वही सारी कहानी कि क्वेश्चन होगा और आपने उसको आंसर करना होगा। इट्स लाइक एन MCQ। तो 15 OTQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स उसकी वेटेज होगी। The same goes,
अब आते हैं जरा सेक्शन बी में। सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो नाम रखा गया है इट्स ओटीसी। ओटीसी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें आपके पास 3 केसेस होंगे, यानी कि केस 1, केस 2 और केस 3। अब होगा क्या इसके अंदर? ये एक सिनेरियो की तरह होगा, यानी कि आपके पास यहां पर एक सिनेरियो दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल केस 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे सिनेरियो होगा। सिनेरियो क्या होगा? यानी कि एक डाटा दिया हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कंपनी परचेज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और मशीन ऑन 1 जनवरी 2012 एंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज लेट्स से $500,000, स्क्रैप वैल्यू इज $100,000, लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years। फिर उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर 2 years कंपनी अडॉप्टेड अ रीवैल्यूएशन मॉडल और द मार्केट वैल्यू और द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज लेट्स से $700,000। फिर इसके बाद कह रहा है कि आफ्टर 2 years द कंपनी डिस्पोज ऑफ दैट एसेट। उसकी आपको डिस्पोजल प्रोसीड और डाटा दिया हुआ है। ये पूरा एक सिनेरियो दिया हुआ है। अब ये हो गया केस 1। इसके अंदर अब जो सिनेरियो दिया हुआ होगा, इसी सिनेरियो से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 क्वेश्चंस पूछेगा। अब ये एमसीक्यूज होते हैं नॉर्मली, ये भी एमसीक्यूज होते हैं। इसमें बॉक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, ज्यादातर एमसीक्यूज होते हैं। बॉक्स क्वेश्चन और एमसीक्यूज का मर्जर होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, पहली रिक्वायरमेंट के अंदर आपको पूछ लिया कि ये बताएं कि गेन ऑन डिस्पोजल कितना होगा, तो आपने कैलकुलेट किया गेन ऑन डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर 2 कितना होगा, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। रीवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट कितना होगा, तो आपके पास उसी सिनेरियो से रिलेटेड वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, रीवैल्यूएशन मॉडल आपके पास है, तो रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर रिटेन अर्निंग में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी होगी, तो ये आपसे वैल्यूज यहां पर पूछेगा। तो ये आपके पास यहां पर जो है वो डिफरेंट आपके पास चीजें यहां पर पूछ रहा होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे 5 डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, हर क्वेश्चन के। और बेस्ट पार्ट ये है कि हर क्वेश्चन की मार्किंग इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब? भाई फॉर एग्जांपल, आपने डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट कर लिया, यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 फ्रॉम दिस क्वेश्चन। गेन ऑन डिस्पोजल आपने कैलकुलेट गलत किया तो ठीक है, उसके नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी फॉर एग्जांपल आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस सही कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। आपने रिटेन अर्निंग में सही ट्रांसफर कर दिया, वेरी गुड। आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट किया, ठीक है, तो 0। तो इसका मतलब ये कि हर क्वेश्चन की मार्किंग डिफरेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो पता चला कि केस 1 की जो वेटेज है दैट वुड बी ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का केस 1 है। सेम फॉर द केस 2, सिनेरियो दिया हुआ होगा, ऑब्वियसली अलग स्टैंडर्ड होगा। IS 37 है, डाटा दिया हुआ है। अब वो आपसे डिफरेंट 5 क्वेश्चंस पूछेगा, अगेन उसकी वेटेज भी 10 मार्क्स, केस 3 की वेटेज भी 10 मार्क्स। और इस तरीके से करते करते सेक्शन बी के जो आपके पास एरिया की जो वेटेज होगी दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स। इन एग्रीगेट ए और बी को मिला के अगर हम देखें तो आपके पास ए और बी की जो एग्रीगेट वेटेज हो जाएगी दैट वुड बी ऑफ 60 मार्क्स। इट मींस मोर देन 50% ऑफ द पेपर, मोर देन 50% ऑफ द पेपर। और नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि पेपर जो आपको पास कराएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर जो आपको पास कराएगा, वो ए और बी मिलकर कराएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ए और बी वो एरियाज हैं जो आपको पेपर पास कराएंगे। क्या मतलब? अगर आपने आउट ऑफ 60 आपने 40 मार्क्स भी सिक्योर कर लिए, और मैं ये आपको बहुत लीस्ट पॉसिबल बता रहा हूं, नॉर्मली स्टूडेंट्स के अंदर 50-55 मार्क्स ले लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूं लीस्ट पॉसिबल 20 मार्क्स अगर आपने लूज कर दिए, आपने आउट ऑफ 60 अगर 40 भी सिक्योर कर लिए, तो अब आपने सेक्शन सी में से जस्ट पास करने के लिए 10 मार्क्स लेने। और आउट ऑफ 40 10 मार्क्स लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं भी आपको बताऊंगा सेक्शन सी में होगा क्या। तो इट मींस ये पेपर पास करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। हाँ, लेकिन हम यहां पर सिर्फ पास नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि यहां पर हम उसको अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छी जो है वो रिकॉग्निशन के साथ हम उसको यहां पे पास करें, ताकि हम एक अच्छे जो है वो मार्जिन से इस पेपर को क्लियर करें। तो पहली चीज ये कि सेक्शन ए और बी पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस। हाँ, सेक्शन सी के अंदर अब क्या होगा? सेक्शन सी का जो नाम है, सेक्शन सी का जो टाइटल है दैट इज CRQ। CRQ, CRQ स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सर अब इस सेक्शन के अंदर होगा क्या? इस सेक्शन के अंदर एग्जामिनर आपके, जैसे आप सेक्शन सी पे जाएंगे, आपके पास यहां पर स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी।
यानी कि आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट कॉलम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, पूरा डेटा होगा, और आपके पास राइट साइड की टॉप स्क्रीन के ऊपर उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो नीचे एरिया रह गया, यानी कि राइट साइड पे ये जो कॉर्नर का पूरा एरिया है, ये है रिस्पॉन्स एरिया। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। क्या मतलब कि अब आपने करना क्या है, आपने यहां पर ड्राफ्टिंग करनी है। इस सेक्शन सी के अंदर जो एरिया टेस्ट होते हैं, 3 टॉपिक हैं जो कि इसमें टेस्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 3 में से कोई एक टेस्ट होता है, मैं कह रहा हूं तीनों टेस्ट होते हैं। फाइनल अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना। इसी तरीके से कंसोलिडेशन आपने F3 में पढ़ा है, इसका एडवांस मोड है, ऑब्वियसली बहुत सारी एडजस्टमेंट है जो आपने नहीं पढ़ी। और थर्ड, रेशियो एनालिसिस, जिसको इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये 3 टॉपिक यहां पर टेस्ट होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन सी के अंदर, CRQ के अंदर 2 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 15 मार्क्स, और 2 क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपके, सॉरी, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और ये एग्रीगेट वेटेज होगी, दैट वुड बी 40 मार्क्स। यानी कि CRQ1, CRQ2। अब CRQ1 फॉर एग्जांपल आपसे कंसोलिडेशन से रिलेटेड आ गया। कंसोलिडेशन का पूरा डाटा दिया हुआ होगा, रिक्वायरमेंट के अंदर आपको कह रहा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। अब आपने करना क्या है, आपने इस रिस्पांस एरिया के अंदर, आपको एक बाय डिफॉल्ट एक्सेल फाइल प्रोवाइड की जाएगी। उस एक्सेल फाइल पे आपने अपना कंसोलिडेशन का आंसर पूरा ड्राफ्ट करना है। जी हाँ, इसीलिए इसको कहते हैं CRQ। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यानी कि आपने अपना पूरा यहां पर आंसर जो है वो इस रिस्पॉन्स एरिया के ऊपर ड्राफ्ट करना है। आपने एक्सेल की फाइल के ऊपर आपने पूरी PNL बनानी है, आपने बैलेंस शीट बनानी है, पूरे वैल्यूज को आपने टाइप करना है, आपने वैल्यूज के फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर रहे हैं। सर ये सब कैसे होगा, हमने तो एक्सेल कभी यूज ही नहीं किया, हमने तो हमेशा व्हाट्सएप किया, हमने इंस्टाग्राम किया। सर ये हम आपको इंशाल्लाह ड्यूरिंग दी क्लासेस सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, एक्सेल फाइल को कैसे यूटिलाइज करना है, आंसर की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से फॉर्मूलाज यूज करेंगे, कैसे आपने वैल्यूज को पुट ऑन करना है, किस सेल के अंदर किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो ये इंशाल्लाह सेशंस के अंदर हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से आपने ये रिस्पांस एरिया को फिलअप करना है, किस तरीके से आपने CRQ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन आएगा। अब वो दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो फाइनल अकाउंट और रेशियोज का मर्जर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एडजस्टमेंट दे देगा, एडजस्टमेंट कर ली, वैल्यूज अपडेटेड आपके पास आ गई, उसी की बेसिस के ऊपर अब आपसे कहा जाएगा कि रेशियो को कैलकुलेट करें। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 3 में से कोई एक आएगा, हालांकि क्वेश्चन 2 है, टॉपिक 3 है, ये तीनों टॉपिक CRQ में टेस्ट करता है एग्जामिनर। एट टाइम्स फाइनल अकाउंट और रेशियोज का कॉम्बिनेशन बना देता है, कंसोलिडेशन को सेपरेटली टेस्ट कर लेता है। एट टाइम्स कंसोलिडेशन और रेशियोज का कॉम्बिनेशन बना देता है, फाइनल अकाउंट को इंडिविजुअली टेस्ट कर लेता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर फॉर द लास्ट 4 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स, देखा ये गया है कि इन तीनों टॉपिक्स को कलेक्टिवली टेस्ट कर रहा होता है। सो मेक श्योर करें कि ये तीनों टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो पता ही चला कि इन तीनों टॉपिक्स की जो एग्रीगेट वेटेज है, दैट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स। 40 मार्क्स की वेटेज है इसकी, जो कि सेक्शन सी के अंदर, और 40 तो मिनिमम बता रहा हूं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कंसोलिडेशन सेक्शन सी में भी आया और सेक्शन ए में भी इसके MCQs आए हुए थे। अनफॉर्चुनेट सीन क्या है, देखिए TX के पेपर के अंदर एग्जामिनर ने हाईलाइट किया हुआ है कि सेक्शन बी में कौन से एरियाज टेस्ट करेगा वो, लेकिन FR के पेपर के अंदर कहीं पर भी हाईलाइटेड नहीं है। ACC की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि ए में ये टॉपिक टेस्ट होंगे, सेक्शन बी में ये स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, सेक्शन सी में ये स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, ये एरिया टेस्ट होंगे। कहीं पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये सब बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, एक एनालिसिस की बेसिस के ऊपर बता रहा हूं कि पास्ट ट्रेंड एग्जामिनर का क्या रहा है। तो ये आपके पास पेपर पैटर्न होगा। सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स, सेक्शन सी 40 मार्क्स, इस तरीके से आपके पास होगा। और सेक्शन सी के अंदर आपने बाकायदा ड्राफ्टिंग करनी होगी। रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो आपने इंटरप्रिटेशंस को टाइप करना होगा। सर कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर, और इस तरीके से हम अपने पूरे कोर्स को लेके चलेंगे। जी एहतशाम, बिल्कुल सारी लाइव क्लासेस, यानी कि कोर्स हम लाइव क्लासेस में कवर नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपकी बेस होंगी, उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को मैं समराइज करूंगा लाइव क्लासेस के अंदर। जी, यहां तक किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो प्लीज। अब्दुल रहमान,
एहतशाम, माहम, बाकर, फिजा। बिल्कुल शो कर देता हूं। सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स, सेक्शन सी 40 मार्क्स। यानी कि 20 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे, एग्रीगेट इट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स। देखा जाए तो ए और बी में कोई नई चीज नहीं है, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, मैकेनिज्म थोड़ा चेंज किया, अदरवाइज है वही सारा एमसीक्यूज बेस्ड। हाँ, सेक्शन सी एक न्यू एरिया है जो ऑब्वियसली आपने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग है, यहाँ पर आपने पूरा पीएनएल और बैलेंस शीट को खुद से ड्राफ्ट करना है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल हो, प्लीज कोई क्वेश्चन हो। जी फिजा, एहतशाम, अब्दुल रहमान। हम कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आपकी बैरियर नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एज सुन एज पॉसिबल इसको स्टार्ट कर दें, एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि देखें, ऑब्वियसली ऑब्वियसली एफआर का कोर्स लेंथी जरूर है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस बहुत सारी है। तो आपने करना ये है कि एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप आज, मैं तो कहूंगा कि अगर आप आज से ही स्टार्ट करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल स्टार्ट करें। क्योंकि आपके पास मिड ऑफ जून में आज हम खड़े हुए हैं, तो जुलाई आपके पास है, अगस्त है, और इस 2.5 या 2 मंथ्स के अंदर आपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो है वो सितंबर टाइम में अगर आप अपेयर कर रहे हैं, तो अगस्त के मिड तक आपने अपना कोर्स कंप्लीट करना है, यानी कि लेक्चर्स देख लें। फिर इसके बाद जो स्टडी अप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो चलती रहेगी। सो कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल आप जो है वो स्टार्ट कर दें। बस एहतशाम, अगर आपका ये फाउंडेशन का लास्ट पेपर है यानी कि F1, तो आप बिल्कुल F1 कंप्लीट करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल आप F7 स्टार्ट कर दें। टाइपिंग है, मैंने भी जैसे कहा कि रेशियोज के अंदर आपने पूरी टाइपिंग ही करनी है, और टाइपिंग के थ्रू ही आपने सारा अपना मटेरियल प्रेजेंट करना है। टाइपिंग के थ्रू ही आपने जो है वो सारा मटेरियल प्रेजेंट करना है। ग्रामर मैटर करती है, लेकिन रेशियो का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपने जो है वो अपनी अंग्रेजी, अपनी इंग्लिश शो करनी है। तो वहां पर कुछ टिक टैक्स हैं जिसके अंदर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपकी जो इंग्लिश की जो डेफिशिएंसी है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि वहां पर मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसके अंदर आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स को, ग्रामेटिकल इश्यूज को आप ओवरकम कर सकेंगे या हाइड कर लेंगे। इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, वैसे इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अगर आपने ड्रास्टिक, अगर आपने डिजास्टर किया है, तो ऑब्वियसली वो फिर इफेक्ट करेगा कि समझ में ही ना आए कि सेंटेंस फ्रेजिंग क्या चल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो फिर वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। अदरवाइज ये कि अगर आप एक रीजनेबल बैकग्राउंड से और आप कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है इसके। महम, एज आई टोल्ड यू कि मैं सिर्फ ओटी देंगे, मैं जो आपके पास करा रहा हूँ, मैं ओटीज के अंदर, यानी कि ओटी केस, यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन ए के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फिर कह रहा हूँ आपसे, एमसीक्यूज ही हैं। बस फर्क इतना है कि ओटी केस के अंदर सिनेरियो होता है और उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब आप उसको ओटी केस कह लेंगे, ओटी क्यू कह लें, बात एक ही इसके अंदर। अनलाइक देखें, जो दूसरे पेपर्स हैं लाइक डबल ए ऑडिट एंड एश्योरेंस, उसका ओटी सी डिफरेंट है बिल्कुल, वो ड्राफ्टिंग है। हाँ, आप ये जरूर पूछें कि क्या मैं सेक्शन सी की प्रैक्टिस कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि वो आपके पास एक कैलकुलेशन या एक प्रेजेंटेशन या रिस्पॉन्स वाला एरिया है। तो बिल्कुल हम उसकी इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। बट यहाँ पर F7 के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा बैरियर जो मुझे आता है ना, वही आता है कि जो सेक्शन सी के जो एरियाज है लाइक कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट और रेशियोज, ये वो एरियाज हम स्टार्ट में नहीं कर सकते। इसके लिए आपका F7 का 70% बाकी के जो स्टैंडर्ड्स है वो कंप्लीट होना जरूरी है। फाइनल अकाउंट के अंदर हमने बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसमें वो मुझसे पूछेगा इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट। इनकम टैक्स के लिए IS 12 का स्ट्रांग होना जरूरी है। वो मुझसे पूछेगा डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, IS 16 का स्ट्रांग होना जरूरी है। वो मुझसे पूछेगा रेवेन्यू के एडजस्टमेंट, IFRS 15 का स्ट्रांग होना जरूरी है। वो मुझसे बैलेंस शीट बनवाएगा, कहेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके लिए मेरे पास लीजेस, IFRS 16 का एरिया स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अब मैं
सेक्शन सी पे पहली क्लास में मूव नहीं कर सकता, मेरा सबसे बड़ा बैरियर ये है। तो जब आप स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे लास्ट के जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जो लाइव क्लासेस होंगी, उसमें फिर हम सेक्शन सी के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम क्या, मेरी बात समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जी एहतशाम, फिजिकल क्लासेस भी होती है लेकिन फॉर सितंबर अटेम्प्ट लाइव या ऑनलाइन क्लासेस ही होती हैं। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फिजिकल क्लासेस ऑफर होंगी, लेकिन फॉर सितंबर अटेम्प्ट रिकॉर्डेड और लाइव का ही एक कॉम्बिनेशन चलेगा। जी, और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेशन नहीं होगी क्या, समझा नहीं मैं। आईएएस और आईएफआरएस में कैलकुलेशन नहीं होगी, समझा नहीं मैं। कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल होती है। आई 16 आपने पढ़ा हुआ, उसमें आपने कैलकुलेशन की है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है आपने, रीवैल्यूएशन कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेशन तो है ना। आईएफआरएस कैलकुलेशन तो सिखाते। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड है, लाइक आईएस 10, उसमें कैलकुलेशन नहीं है। आईएस 38 बहुत कम कैलकुलेशन है। आईएस 37 थ्योरेटिकल है। तो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कैलकुलेशन ऑब्वियसली सिखाते हैं। कैलकुलेशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आईएस 12 के अंदर हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। थ्योरीज आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। याद रखिएगा, एसीसी ने कहीं नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिसकंसेप्शन है कि थ्योरी पे कम फोकस करते हैं। एसीसी ने कहीं नहीं कहा कि मैं थ्योरी नहीं पूछूंगा। एसीसी ने हमेशा ये कहा कि थ्योरी भी आएगी। तो कितना परसेंट आएगी ये भी नहीं बताया। मत बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं थ्योरी 5-10% आएगी। क्यों आएगी भाई? थ्योरी 20% भी आ सकती है, 30% भी आ सकती है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और आप जो लेक्चर्स देखेंगे उसके अंदर मैंने थ्योरीज को भी अकाउंट फॉर किया हुआ है, थ्योरीज को भी इंटरटेन किया गया है कि, और मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर्स बताया है कि यार ये स्टैंडर्ड के अंदर ये जो थ्योरी का पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। तो वो किया हुआ है उसके अंदर। महम, ये सिर्फ तब होगा टाइम मैनेज करने का इशू जब प्रैक्टिस नहीं होगी। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ब्लंडर होता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल लास्ट में। यानी कि बिल्कुल हम देखेंगे आखिर में, जब आप इंशाल्लाह लेक्चर्स देखेंगे तो 5 स्टैंडर्ड्स के बाद फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए। एक टेंटेटिव छोटा सा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बना लिया जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स पढ़ लिया ना उसकी एडजस्टमेंट डाल दी। तो एटलीस्ट यानी कि सेशन के मिड में ही आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा अगर 3 hours and 15 minutes, यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है बिल्कुल। 3 घंटे का पेपर होगा। वहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली जब कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आखिर में गाइडेंस सेशन रखता हूँ और उसके अंदर मैं पूरी ब्रीफिंग देता हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी। सो दैट वुड ऑब्वियसली बी डिस्कस्ड एट द एंड इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। एहतशाम, के एन एस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज तारिक रोड पर है, पीसीएचएस कराची। Okay, thank you so much for joining this session. I wish you a very best of luck for your paper selection, for your career, for your exams. और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस के अंदर, और उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट विद द मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे जो यानी कि ग्रुप होगा, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं इंशाल्लाह लाइव क्लासेस का एक शेड्यूल इंशाल्लाह ज़रूर डाल दूंगा कि किन डेज के ऊपर जो है वो लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, और फिर इंशाल्लाह हम उसको लाइव क्लासेस के अंदर चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। आपकी प्रोग्रेस भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप लेते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को मेरे साथ प्राइवेट विंडो पे शेयर ज़रूर करते रहिएगा, सो दैट कि जब आप इन टच रहते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मैं एडमिन का नंबर चैट बॉक्स में यहाँ पर जो है वो टाइप कर देता हूँ, सो दैट कि अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो एडमिन से डायरेक्ट, मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। सर मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी नंबर चैट बॉक्स में। चले, गुड हो गया। ये केएनएस का कांटेक्ट नंबर बिल्कुल शेयर कर दिया है।
अलीशा रिप्रेजेंट करेंगी इस number बिल्कुल, अलीशा इज द रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले 0315200142 तो ये आप यहाँ पर कांटेक्ट करके आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो फर्दर आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर मैं अपना प्राइवेट नंबर भी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे भी पर्सनली देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।